हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं ऑल द एग्जांपल्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। अपना फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है बुक में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है यूक्लिड एल्गोरिदम थ्योरम इसको यूज करते हुए। पहले अपन बात कर लेते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम। ये होती क्या है? इसको अपन a इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ऑलवेज लेस देन b एंड ग्रेटर इक्व टू 0, इस फॉर्म में अपन इसको पढ़ते हैं। इसको शॉर्ट में आपको मैं बता दूं, अपन ने छोटी क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन मेथड से अपन एचसीएफ निकाला था, वहां भी अपन इसको यूज करते थे। क्या यूज करते थे? डिविडेंड it is equals to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर। ये अपन ने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से आपको याद है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी को यूक्लिड्स एल्गोरिदम थ्योरम कहा गया है। ठीक है, जहां अपन यूज करते हैं डिविडेंड को a यूज करते हैं, डिवाइजर आपका जो होगा वो b होगा, क्वोशिएंट जो आता है वो q है, एंड रिमाइंडर को अपन r से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो अपना रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, और जीरो से हमेशा जीरो के इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल उसका फैक्टर हुआ, कंप्लीट डिवीजन हुआ तो जीरो आ जाएगा उसका रिमाइंडर, अदरवाइज जीरो से हमेशा बड़ा होगा, नेगेटिव कभी भी नहीं होता है। ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम है। इसको अपन यूज करेंगे किसके लिए? 4052 और 12576 इनके एचसीएफ के लिए। तो सबसे पहले अपन यह यूज करेंगे, इनमें से डिविडेंड कौन है जिसमें आपको डिवाइड करना है? वो है 12576। डिवाइड किसका करेंगे अपन? 4052 का। कितनी बार हो जाएगा आप चेक कीजिए, गैस कीजिएगा। 4000 का डिवाइड करना है 12000 में तो 3 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ रफ बता रहा हूँ आपको, जब अपन 4052 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, कैरी का 1, 3 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 3 4 जा 12 ये आया है। जबकि यहाँ पर कितना है? 12,576 माइनस 12,156 माइनस कीजिए 0 2 4 420। तो ये आपका क्या आ गया? आपके रिमाइंडर आ गया। इस तरह से आप रफ भी साइड में कर सकते हैं। अब आप देखिए कि अपने को ये प्रोसेस कब तक अप्लाई करनी है? जब तक कि यहाँ रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। यहाँ रिमाइंडर कितना आया है? 420। तो क्या कीजिएगा, अब इन दोनों के बीच में यूक्लिड का ये एल्गोरिदम आपको यूज करना है। अगेन यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम लीमा कह दीजिए, ये यूक्लिड्स एल्गोरिदम कह लीजिए। तो किन के बीच में? इन दोनों के बीच में। तब इस केस में क्या हो जाएगा? 4052 इसको अपन बना लेंगे अपना डिविडेंड, एंड 420 का डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइजर हो जाएगा। अब इसका डिवाइड कितने टाइम आपको देना है? तो इसको अप्रॉक्सीमेटली अगर 10 टाइम बोलेंगे ना तो 4200 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। तो अपने को 9 टाइम करना है। ठीक है, तब आपको चेक करना है कि 9 टाइम करने पर, यानी 420 इंटू 9 किया तो आपको मिलेगा 0 9 2 जा 18, कैरी का 1, 9 4 जा 36 एंड 1 37, है ना। इसको किस में से माइनस कर लेंगे? ये है आपका 4052, इसमें से आपको इसको माइनस करना है तो ये आ जाएगा 2, 15 माइनस 8 7, ये 0 तो 10 हो गया, 10 माइनस 10 नहीं 9 हो जाएगा क्योंकि इसने कैरी दे रखी है। तो 9 माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा। तो ये है आपके 272, ये आपका रिमाइंडर आ गया। अगेन देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अपन ने ये अप्लाई क्यों किया? क्योंकि आपका जो रिमाइंडर है वो इक्वल नहीं आया है 0 के। तो जब तक ये रिमाइंडर नहीं आता है तो अगेन यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम लीमा, तो फिर से आप यूज करेंगे। इस टाइम इन दोनों के बीच में यूज करेंगे। तो इन दोनों में से ये वाली जो क्वांटिटी है यहाँ पे आ जाएगी
420 इज इक्वल टू डिवाइड किसका करेंगे 272 का, 272 का डिवाइड 420 में तो 1 जा करेंगे तो 272 आ जाएगा, और 420 माइनस 272 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर जाएगा 841 148 आ जाएगा। अगेन आप कह दीजिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन यूज करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा देखो 272 इज इक्वल टू 448 मल्टीप्लाई कितनी बार होगा, ये भी वन टाइम ही होगा, है ना, वन टाइम होगा तो ये मिलेगा आपको 148, इसमें से माइनस कीजिए तो 2 माइनस 8 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 12 माइनस, तो यहाँ पे है 6 माइनस 4, ये पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 120 12 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा ना। ओके, अब आप चेक कीजिए फिर से क्या आया है, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन इन दोनों के बीच में आपको यूज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 148 इज इक्वल टू 124 की टेबल फिर से बन जा, एंड रिमाइंडर क्या रह गया 148 माइनस 124 करोगे तो 24 रिमाइंडर हो गया। फिर से आप कह दीजिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देन अगेन इसको यूज करेंगे इस बार इन दोनों को, तो 124 इज इक्वल टू 24 की टेबल, तो 24 की टेबल 5 टाइम, 24 5 है 120, यहाँ पर है 124, तो रिमाइंडर क्या रह जाएगा, रिमाइंडर जाएगा 4। अगेन आप कह दीजिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये जब तक ये 0 नहीं आता है रिमाइंडर तब तक इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो इस बार आप इन दोनों के बीच में यूक्लिड डिवीजन लगाएंगे, तो यहाँ पे अगेन 24 इज इक्वल टू 4 इंटू, अब 4 की टेबल 24 में 6 जाता है, देन रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हैं नाउ दिस टाइम रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ, HCF किसका, ये निकाला है अपन ने इनका, इन दोनों डिजिट का, HCF ऑफ 4052 एंड 12,576 इज 4, यानी कि लास्ट में आपका जिस नंबर का आप डिवाइड करने पर रिमाइंडर आपको क्या मिल जाए 0, तो जिसका लास्ट में आपने डिवाइड किया था वही उसका क्या आता है HCF आता है, और आपका आंसर आ जाएगा 4। ये क्या है HCF। क्लियर है, एक बार फिर से देख लें किस तरह से अपन ने इसको सॉल्व किया है, स्क्रीनशॉट भी ले लेना और साथ साथ में कॉपी में जरूर लिखें। ओके, अब एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड क्या दे रखा है, सो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी अपने को प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो 2q के रूप में होगा, और जो पॉजिटिव के साथ अगर मान लीजिए ऑड कहें तो वो क्या होगा 2q plus 1 होगा। ये अपने को प्रूफ करना है, तो अपन इसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम ये यूज करेंगे, जो क्या होता है a इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R विल बी लेस देन B एंड ग्रेटर इक्वल टू 0। ये अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम होता है ना। अब क्या करेंगे, a जो होता है ना वो कोई भी इंटीजर है, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, a को अपन ने पॉजिटिव इंटीजर कहा है, और यहां पर जो b यूज हो रहा है ना, तो b जो यूज हो रहा है वो डिवाइजर है, अपन उसको क्या यूज कर लेते हैं 2 यूज कर लेंगे। अगर b यहां पे 2 यूज करेंगे तो आप चेक कीजिए यहां पर जो r क्या आने वाला है, देन पॉसिबिलिटीज ऑफ r क्या हो जाएगी, r विल बी लेस देन b एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, देन r की पॉसिबिलिटी 0 हो सकती है, r इज इक्वल टू 1 हो सकता है, बट r विल नॉट बी इक्वल टू 2। ये देखिए ना, यहाँ पे जो r की वैल्यू है वो b से छोटा होगा, तो b का मतलब 2 से छोटा, तो 0 और 1 हो सकता है, बट 2 के इक्वल नहीं होगा, तो r इज इक्वल टू
0 एंड 1 हो सकता है। तो आपने कहा a इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर, है ना। तो यहाँ पे अपन दो कंडीशन बनाते हैं, a इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर। क्या होगा, a इज इक्व टू b की वैल्यू आपने 2 पुट की है, 2 क्यूब प्लस r रिमाइंडर इट में बी 0 एंड a इज इक्व टू 2 क्यूब। b की वैल्यू आपने कितनी ले रखी है, 2 ले रखी है, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 के साथ क्या हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब इस केस में आप देखिए a इज इक्व टू, यहां से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे q प्लस 0 लिखे या q लिखे, बात ही की है। तो आप लिखे यहां पे सिंस 2 इज द फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, देन a is an even पॉजिटिव इंटीजर, है ना। a को अपन ने पॉजिटिव इंटीजर तो माना ही था, लेकिन a के साथ यहां पर जो है वो a को अपन ने 2 के मल्टीपल के रूप में लिखा है, यहाँ 2 कॉमन फैक्टर आया है, तो आप कह सकते हो a जो है वो क्या हो जाएगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। और इस केस में आप देखिए a में ये जो नंबर है उसमें आप 2 एज ए कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते, तो आप यहां पे लिखेंगे सिंस 2 इज नॉट एज ए कॉमन फैक्टर, देन यू कैन से देन a is an odd positive इंटीजर। यानी कि देखो पॉजिटिव इंटीजर तो हमारा a था, लेकिन a को एज ए कॉमन फैक्टर शो किया तो ये पॉजिटिव इंटीजर इवन हो जाएगा, और यहां पर नहीं हुआ तो ये क्या हो गया, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। और अपने को यही प्रूव करना था कि 2q जो होता है वो तो इवन पॉजिटिव इंटीजर होता है, एंड 2q प्लस 1 जो होता है वो क्या होता है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। दिस इज अवर सॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल 3 देखते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें और साथ साथ में नोट करते रहें। एग्जाम्पल 3 नेक्स्ट देखिएगा क्या दे रखा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वेयर q इज एन इंटीजर। इस क्वेश्चन को, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, अपन ने एग्जाम्पल 2 कैसे किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा यहां तक की जो प्रोसेस है वो इसमें भी आपको सेम वही माननी है। क्या करना होगा कि अपने को सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन जो है ना, यूक्लिड डिवीजन क्या यूज करते हैं अपन, a इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर वेयर r विल बी लेस देन b ग्रेटर इक्व टू 0। अब आपको एज्यूम करना है कि यहां जो आप वैल्यू लोगे b की, तो b इज इक्व टू आपको कितना लेना है, तो आप यहां इस क्वेश्चन में जो दे रखा है उसकी हेल्प ले सकते हैं। यहां आपको 4q, a इज इक्व टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, बी की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, 4। अगर हम b की वैल्यू 4 यूज करेंगे तो पॉसिबल आउटकम r के लिए क्या हो जाएंगे, तो यहां पे आप ले सकते हैं जो r की वैल्यू है 0 से ग्रेटर एंड इक्वस्ट एंड लेस देन b एंड लेस देन 4 हो जाएगी। देन पॉसिबल आउटकम्स कह दीजिए या रिमाइंडर्स क्या हो जाएंगे, रिमाइंडर्स हैं r इज इक्वल टू देखो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 4 से ये छोटा होगा, तो ये अपने पास पॉसिबल आउटकम्स है 4। अब इनको आप कैसे यूज करेंगे, तो देखिए इनको अपन कैसे यूज करेंगे, तो यहां थोड़ा सा मैं पीछे एक बार रिमाइंड कर लेता हूं कि a इज इक्वल टू अपन को यूज करना है बी क्यू प्लस आर। तो यहां देखिए a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, देन क्या हो जाएगा, देखिए a इज इक्वल टू b की जगह आप पुट करोगे 4q प्लस रिमाइंडर एक बार 0, a इज इक्वल टू 4q प्लस रिमाइंडर, हर बार देखिए bq की जगह तो आपके 4q आएगा, बस रिमाइंडर एक बार 0 एक बार 1, a इज इक्वल टू 4q प्लस रिमाइंडर आपका क्या हो सकता है 2 भी हो सकता है, एंड a इज इक्वल टू 4q प्लस रिमाइंडर क्या हो सकता है 3 हो सकता है। ये अपने पास r की जो 0 1 2 3 ये अपने पास 4 पॉसिबल रिमाइंडर थे, उनको अपन ने यूज किया है।
अब अपन को प्रूफ क्या करना है कि 4q+1 एंड 4q+, ये दोनों क्या हैं, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देखिए a अपना पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसको इवन प्रूफ कर दीजिए तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। और इवन को प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एज ए कॉमन फैक्टर 2 लाना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर लीजिए, 2 की टेबल फॉर्म में 2 टाइम q। तो सिंस 2 is as a common factor, then a is an even पॉजिटिव इंटीजर। मेरी बात समझ में आई अच्छे से। अब जो काम यहाँ किया देखिए यहाँ पर भी यही हो जाएगा, a इज इक्वल टू, यहाँ पर भी 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो 2 की टेबल 4 में 2 टाइम q प्लस 2 की टेबल 2 में 1 जा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, 2 एज ए कॉमन फैक्टर, देन दिस इज आल्सो इवन पॉजिटिव इंटीजर, है ना। इन दोनों को आप अलग अलग नहीं लिख करके दोनों में साथ ही लिख सकते हो कि भी यहां पर भी कॉमन फैक्टर है, यहां पर भी कॉमन फैक्टर है, देन बोथ आर इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। देन अपन कह सकते हैं कि इवन पॉजिटिव इंटीजर तो होता है वो 4q+0 एंड 4q+2 के रूप में होता है, ये वाला और ये वाला। ये तो है आपका इवन पॉजिटिव इंटीजर्स। और अब बात करेंगे अपन a इज इक्वल टू 4q+r, तब क्या हो जाएगा, देखिए r की वैल्यू यहां पर आपने 1 ले रखी है ना, तो इस केस में आप देखें 2 एज ए कॉमन फैक्टर नहीं ले सकते, 2 का कॉमन फैक्टर लेंगे तो यहां पर डिवाइड जा रहा है लेकिन यहां पर नहीं हो रहा है। तो आप कह सकते हैं इन दोनों केस के लिए आप एक साथ ले सकते हैं। इन बोथ केसेस 2 इज नॉट एज ए कॉमन फैक्टर, 2 एज ए कॉमन फैक्टर नहीं है, देन दीज आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है बात। तो ये ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन हो गए, 4q+1 एंड 4q+3। तो ये दोनों जो हैं वो आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। ठीक है, क्लियर है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अब बात एग्जाम्पल 4 देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दे रखा है, ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। अब आपको मैं ये समझा देता हूं कि वो क्या चाहता है कि उनको स्टैक यानी कि जमा करना चाहता है। ऐसे जमा कर रहा है कि उनके जो नंबर है ना सेम रहे दोनों के, यानी कि काजू बर्फी और बादाम बर्फी दोनों के नंबर क्या रहे, सेम रहे, और वो कम से कम है, वो जगह है, वो प्लेस है, वो उस ट्रे में घेरे। इसके लिए वो ऐसा जमाना चाह रहा है। तो उसके लिए क्या करें, फास्ट में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन सच ईच स्टैक फॉर दिस पर्पज। इस काम के लिए उसको किस तरह से उसको जमाना चाहिए। देखिए यहां एक लाइन मैंने बोली है, व्हाट इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस इन द ईच स्टैक। हाईएस्ट नंबर बोला है मैंने ताकि वहां पर कम से कम जगह ट्रे में घेरी जाए। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, इन दोनों नंबर का HCF निकालना होगा। वी हैव टू फाइंड आउट HCF ऑफ 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। ठीक है, ये हो गई आपकी काजू बर्फी और ये हो जाएगी बादाम बर्फी। दोनों को आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। HCF निकालने का तरीका आपको अच्छे से आता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा यूज करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो जैसे ही आप यूज करोगे तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BQ+R वेयर R इज लेस देन B एंड ग्रेटर इक्वल टू 0, है ना। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं अपन। 420 यहाँ पे रखिए, 420 इज इक्वल टू B यानी कि 130 की आपने टेबल बोली है। तो ये कितने टाइम बोलिए आपने, 130 के ना, तो 100 को आप 3 टाइम कर लीजिए, 13 3 390 हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या रह गया, 30 रह गया,
है ना। तो आप यहाँ लिख दीजिए रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, तो अगेन इसको यूज करना होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा इस बार इन दोनों के बीच में, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा भी 130 इंटू, तो इस बार आप 130 को यहाँ रखेंगे और किसका डिवाइड करोगे 30 की टेबल, 30 की टेबल फिर से 4 टाइम हो जाएगा, 34 जब 120, यहाँ पे 130 है तो रिमाइंडर आ गया 10, तो आप कह देंगे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो अगेन आपको फिर से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इस बार किन के बीच में, इनके बीच में। तो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 की टेबल 30 में 3 टाइम, और तो रिमाइंडर क्या हो गया 0, इस टाइम रिमाइंडर आ गया 0। देन रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन HCF ऑफ 420 एंड 130 इज, किसका डिवाइड किया लास्ट में आपने, 10 का डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया था 0, तो इसका HCF आ जाएगा 10। इसका मतलब वो हाईएस्ट नंबर जो है बर्फी और काजू बर्फी और बादाम बर्फी की, तो वो उस रो में या उस टेबल में 10 ले, उससे वो क्या करेगा एक अच्छे से स्टैक में जमा कर पाएगा, और उन दोनों की जो नंबर ऑफ रोज है वो भी क्या होगी, सेम हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 5 देखते हैं, साथ में आप लिख सकते हैं द स्वीट सेलर कैन मेक स्टैक ऑफ 10 sweet for both kind of बर्फीज। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 5 देखिए, कंसिडर द नंबर 4n where n is a natural number, check whether there is any value for n for which 4n ends with the digit 0। ये अपने को चेक करना है कि 4n जहाँ n जो होगा वो एक नेचुरल नंबर है, तो क्या n नेचुरल नंबर के लिए कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए 4n है वो कभी 0 पर एंड होगा, है ना। तो ये चेक करना है अपने को। तो अपन ये कहेंगे कि अगर वो कभी भी 0 पर एंड होगा, यानी 4n है वो कभी 0 पर एंड होगा, तो 0 पर एंड हो रहा है, तो देन यू कैन से द 5 वहां पर क्या होगा एज ए मल्टीपल होगा, वहां पर फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 5 होगा। तो आप यहां पे लिखिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स क्या कहती है, एवरी कंपोजिट नंबर हैज ए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन, और इसके अलावा कोई दूसरा इसका नहीं हो सकता। देन यू कैन से 5 is not as a prime factor in 4 में 5 as a prime factor नहीं है, so we can say that there is no value of n which give us 4n ends on 0। ये आप लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर 4n है, इसको अपन मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं 2n हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है ही नहीं, अगर 5 नहीं है तो डेफिनेटली वो जब भी मल्टीपल के अंदर वहां पर वो 0 पर उसको कभी भी एंड नहीं होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 6। क्या दे रखा है एग्जाम्पल 6, तो एग्जाम्पल 6 अपन डिस्कस करें। क्या दे रखा है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक छोटा सा मैंने ऐड किया है, 4n विल नेवर एंड्स ऑन 0, ये कभी भी 0 पर एंड नहीं होगा। रीजन मैंने बताया कि इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन 5 नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 6 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 3 का 1 जा, ठीक है, एंड 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया 20। इसको आप 2 की टेबल 10 टाइम, फिर से 2 की टेबल 5 टाइम, 3 की टेबल यहाँ पर नहीं दे सकते, एंड किसकी देंगे हम 5 की दे देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 6 और 20 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, थोड़ा सा पेपर अब पीछे रह गया था। तो 2 आपने सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होता है वो 2 से डिवाइड 6 में 3 टाइम, 3 का 3 में 1 जा, तो 6 को आपने लिखा 2 × 3 हो गया। एंड 20 का 2 की टेबल 20 में 10 टाइम, 2 की टेबल 10 में 5 टाइम, और 5 का 5 में 1 जा। एंड 20 को क्या लिखा आपने 2 × 2 × 5। अब देखिए इसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 to power 1 × 3 to power 1, और यहाँ से 2 to power 2 × 5 to power 1। अब अपने को निकालना है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में आप जब भी निकालें वैल्यू तो इनमें जो मिनिमम पावर है वो ले लें। जैसे 2 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, तो मिनिमम पावर क्या हो गई 2 की पावर 1। 3 की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। इसका मतलब है कि 3 की पावर वहाँ 1 है, यहाँ पर 0 है, तो आपको नहीं लेना है। इसका मतलब कैंसिल कर दीजिए। 5 to power 1 है, यहाँ पर 5 to power कुछ नहीं है, इसका मतलब आपका HCF क्या आ गया 2 आ गया। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वही लेना है। अब बात करेंगे अपन LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि मैक्सिमम पावर को लेनी होगी। तो 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2, तो आपको मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 लेनी है। 3 की पावर 1 यहाँ पर नहीं है, तो आपको जो है वो लेना है 3 की पावर 1। 5 की टिपर 5 to power 1 यहाँ पर नहीं है, तो आपको 5 की टिपर 1 लेनी है। तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो ये आ जाएगा LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 देखिए क्या दे रखा है, बहुत आसान है और एक बहुत बार एग्जाम में आता भी है। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 by prime factorization method and then find their LCM। तो यहाँ पर 96 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 2 की टेबल 2 4 जा 8, यहाँ रिमेन 1 बच गया, 1 8 16, तो 8 टाइम हो जाएगा। फिर 2 की टेबल 2 जा एंड 4 जा, फिर से 2 की टेबल 12 टाइम, 2 की टेबल 6 टाइम, 2 की टेबल 6 में 3 टाइम, एंड 3 की टेबल 3 में 1 टाइम। तो ये 96 को आपने लिखा है 2 × 2 × 2 × 2। कितनी टाइम है देखिए 1 2 3 4 5 टाइम। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 2 to power 5 × 3 to power 1, है ना। 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर 404 है, जिसको आप 404 का LCM प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 की टेबल 4 में 2 जा, 0 में 0 टाइम, 2 का टेबल 4 में 2 टाइम, फिर से 2 की टेबल 1 जा 0 1 जा। फिर 101 जो होता है वो प्राइम नंबर होता है ना, तो उसका डिवाइड खुद में ही जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 404 इज इक्वस टू 2 × 2 × 101, देन यू कैन राइट 2 to power 2 × 101 to power 1, है ना। अब अपने को क्या निकालना है HCF। HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें आपको जो मिनिमम पावर है वो लेनी है 2 to power 2, 2 to power, तो आपको क्या लेना है 2 to power 2। इट मीन्स 2 × 2 × 3 to power यहाँ है पर यहाँ पर नहीं, यानी कि कॉमन फैक्टर नहीं मिला। 1 to power यहाँ है, यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है, तो आपको इतना ही लेना है और आंसर हो जाएगा 4। ये क्या है HCF। अब आप LCM आप यहीं पे निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े LCM की, तो आप क्या लिख सकते हैं 2 to power 2 और 5 में से मैक्सिमम मैंने 2 to power 5 ले ली, एंड 3 to power 1 ले लिया, और 101 ले लिया। तो ये देखिए 2 to power 5 कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 × 3 × 101। ये आ गया, देखिए चेक कीजिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 × 101, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9696। यूँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखो 96 1 जा 96 कैरी का 9,
जीरो है तो 9 आ जाएगा, फिर से 96 1 जा 96 आ गया, ये इसका आ गया एलसीएम। अब इन दोनों से यहाँ पर एक प्रोसेस आप नहीं भी लगा सकते हो, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू और एनी नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसी ऑफ दीज टू नंबर्स। ये अपने पास एक फॉर्मूला है। तो अपने पास फर्स्ट नंबर 96 है, सेकंड 404 है, और एलसीएम बाय चांस आपने नहीं निकाला, यहाँ पर आपके पास क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, तो एचसीएफ की जगह आपने क्या पुट किया 4। हो सकता है एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ द नंबर 96 एंड 404 इफ द एचसीएफ इज 4, यानी कि आपको एचसीएफ दे दिया जाए और दो नंबर दे दिया जाए और एलसीएम पूछे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, एलसीएम इज इक्वल्स टू ये 4 मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 96 इंटू 404 डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल 404 में 101 टाइम, और ये सेम आगे देखिए 96 इंटू 101 जो भी अपन ने किया था, तो यहाँ से भी जो एलसीएम निकल के आया वो है 9696, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 8 की। ओके, लेट्स चेक द एग्जाम्पल नंबर 8। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपने को 672 एंड 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले 2 का, 3 टाइम 3 का 1 जा, ये थोड़ा लंबा ले लिया मैंने, तो 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 72 का क्या हो जाएगा, 2 की टेबल 7 में 3 टाइम, रिमेनिंग यहाँ 1 रह गया, 1 2 12 हो गया, 2 की टेबल 12 में 6 टाइम, 2 की टेबल 3 में 1 जा, यहाँ है 2 1 जा 2, यहाँ रिमेनिंग 1 रहेगा ना, 1 6 16 हो जाएगा, तो 8 टाइम, 2 की टेबल 8 में 9 टाइम, 3 की टेबल 9 में 3 टाइम एंड 3 की टेबल 3 में 1 जा, तो 72 को आपने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, इट मीन्स 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2। ओके, एंड 120 का कर ले, चलिए 2 की टेबल 60 हो जाएगा, फिर 2 की टेबल 6 में 3 टाइम तो 30 हो जाएगा, 2 की टेबल 3 में 1 जा, 1 पीछे 1 0 10 हो गया, तो 15 हो जाएगा, 15 2 जा वैसे ही 30 हो गया ना, फिर 3 की टेबल 5 टाइम और यहाँ पर 5 की टेबल 1 जा, तो 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 5, 2 रेज टू पावर 3 इंटू 5 रेज टू पावर 1 और 3 रेज टू पावर 1 भी है इसमें। अब देखिए इसका क्या आया था 2 इंटू 3, इसका मतलब 2 रेज टू पावर 1 3 रेज टू पावर 1। अब निकालना अपने को क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए नाम एचसीएफ जब होता है ना, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन वो नंबर बहुत ही छोटा होता है, स्मॉलेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखेंगे 2 रेज टू पावर मिनिमम कहाँ पर है एचसीएफ के लिए, तो मिनिमम यहाँ 1 3 3, तो 2 रेज टू पावर 1 मिनिमम हो गई, 3 रेज टू पावर यहाँ है, यहाँ पर भी है, तो 1 2 1, तो 3 की पावर 1 ले लेते हैं, 5 रेज टू पावर यहाँ है पर इन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 इंटू 3 की वैल्यू 6 आ जाएगा इसका एचसीएफ। क्लियर है। चलिए अब अपन साथ साथ आपको क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम के लिए आप हाईएस्ट पावर ले लोगे, है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है नाम, लेकिन वो संख्या हमेशा क्या आती है, बड़ी आती है। तो आप देखेंगे 2 रेज टू पावर 1 3 3, तो मैक्सिमम पावर कितनी आई है, 3 आई है। 3 की पावर 1 2 1, तो 3 की पावर मैक्सिमम 2 है। 5 रेज टू पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपको लेना होगा। तो ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 रेज 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 72 5 जा करोगे तो मिल जाएगा 360। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। पेन कॉपी लेके साथ साथ आप भी किया करो, स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं थ्योरम 1.4, प्रूफ दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये रिपीट होती है थ्योरम, और अगर ये थ्योरम कर ली तो यहाँ पर आपके अगला जो एग्जाम्पल 9 है वहाँ पर √3 है,
उसको इरेशनल प्रूफ करना है। और अगर बात करें अपन क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आप 1.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पर भी √2 की जगह √5 हो जाएगा। ये तीनों सिमिलर क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से समझिएगा। और 3 मार्क्स का अगर आता है तो √2 अपने को इरेशनल प्रूफ करना है, तो फर्स्ट अपन क्या करेंगे, लेट द नंबर √2 इज ए रेशनल। अपन ने √2 को क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर माना है। तो रेशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर को अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P and Q are इंटीजर्स। P and Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो है रेशनल की डेफिनेशन, है ना। एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, द नंबर इज कॉल्ड रेशनल। ये तो डेफिनेशन हो गई। साथ में आपको क्या करना है, एंड P and Q आर को प्राइम। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी। ये अपन ने को प्राइम ऐसे लिया है कि वैसे प्राइम नंबर होते हैं उनके आपस में कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो P and Q भी ऐसे ही नंबर हैं जिनका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, है ना। वो किसी नंबर से, दोनों एक ही नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। तो चेक कीजिएगा यहाँ पे। अब इनमें क्या करना है, अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए P इंटू 1 P आ जाएगा और √2 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू Q। अब आप करोगे दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन क्या हो जाएगा, देखिए ये P का स्क्वायर किया आपने तो P² इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर 2 हो गया और मल्टीपल में है Q। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब चेक करना, P² इज इक्वल टू 2Q आ गया। अब यहां आप चेक कीजिए, P² इज इक्वल टू 2Q। तो P² एक ऐसा नंबर है जिसका जो आंसर है उसमें मल्टीप्लाई कौन है, कॉमन फैक्टर कौन है, 2। तो आप कह सकते हैं 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ P²। P² का कॉमन फैक्टर कौन है, 2 है। सो दैट, यहां मैं बिकॉज यूज कर लेता हूं, सो दैट 2 is also a common factor, also a common factor of P। भाई P² का कोफिशिएंट कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है। जैसे देखिए P² इज इक्वल टू, मान लीजिए मैं 16 करूं, है ना, तो P² इज इक्वल टू 2 इंटू 8 लिख सकता हूं ना मैं। तो 16 जो था वो 4 का स्क्वायर है ना। तो P² में अगर मान लीजिए कॉमन फैक्टर कौन आया है, 2 आया है, तो अगर मैं P² का स्क्वायर रूट P लूं तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो इसको भी तो मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो अगर P² के मल्टीप्लाई में, यानी कि उसके कॉमन फैक्टर वहां पे 2 है, तो P का भी कॉमन फैक्टर क्या होगा, 2 होगा। यही बात मैंने यहाँ पे लिखी है, ये समझनी बहुत जरूरी है। अब क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे कि जो 2 है वो P का कॉमन फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा, देखिए देन P इज इक्वल टू 2 इंटू R, है ना। ये R मैंने नया सिंबल क्यों लिया है, देखिए यहाँ पे 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा था, 8 से। जब मैं P² से P पे आया तो ये 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किसी दूसरे नंबर से हो रहा ना। तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया R, क्योंकि P का जो है कॉमन फैक्टर 2 है और उसके मल्टीप्लाई में कोई और नंबर है, तो P इज इक्वल टू 2R आ गया। अगेन अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या आ गया, देखिए P का स्क्वायर P² हो गया और 2 का स्क्वायर 4 और R का स्क्वायर क्या आ गया, R²। ये है अपनी इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। ये भी P² है, ये भी P² के फॉर्म में है। तो आप क्या लिख सकते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों कैसी इक्वल है, इक्वल है इसका मतलब दोनों के लेफ्ट साइड कैसे हैं, इक्वल। तो दोनों के राइट साइड भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। तो राइट साइड को आप इक्वल कर दीजिए, तो दोनों राइट साइड क्या आ जाएंगे,
2q इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4r², है ना। 2q इज इक्वल टू 4r²। दोनों के लेफ्ट साइड p स्क्वायर इक्वल हैं, तो दोनों के राइट साइड भी इक्वल कर दिए। यहाँ से q इज इक्वल टू क्या आ गया, 4r²/2। तो ये देखिए 2 की टेबल 2 टाइम और यहाँ पे r²। इसका मतलब क्या निकला, ये देखिए यहाँ पे q, है ना, यहाँ पे अपन ने मिस किया है स्क्वायर, q का स्क्वायर q स्क्वायर होता ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ये स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या हुआ देखिए, चेक कीजिए, तो q² इज इक्वल टू 2r²। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे जो काम अपन ने फर्स्ट इक्वेशन के लिए किया था वो का वो काम आपको यहाँ करना है। तो q² का एक कोफिशिएंट क्या आ गया, 2 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ q²। देखिए q² में कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, हेंस सो दैट 2 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ q। वही बात मैंने बताई, p² का कॉमन फैक्टर 2 आया तो p का भी कॉमन फैक्टर 2 होगा। तो यहां से आपने कह दिया कि q² में एक कॉमन फैक्टर 2 है तो q का भी हो गया। अब इस लाइन को देखिए और इस लाइन को देखिए, ये क्या लाइन दे रही है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p। ये लाइन क्या कह रही है, 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ q। तो आप यहां पे लिखेंगे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, p का भी कॉमन फैक्टर 2 है और यहां पर आप देखें तो q का भी कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब p और q का क्या आया था, कॉमन फैक्टर 2 आ गया। बट p एंड q आर को प्राइम, वो दोनों को प्राइम थे, इसका मतलब उनका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इधर तो आप कह रहे हो स्टार्टिंग में आप देखो कि p एंड q को प्राइम है तो वहां पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था। यहां पर आप कह रहे हो कि p एंड q का दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। इट मीन्स √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आपने √2 को जो रेशनल नंबर एज्यूम किया था वो रेशनल नहीं है। देन क्या हो जाएगा, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके, समझ में आ गया अच्छे से, चेक कर लो एक बार। इस तरह से आपको फॉलो करना है प्रोसीजर को। सेम ये का ये √2 के लिए, ये एग्जाम्पल 9 जब अपन करेंगे √3 के लिए, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.3 है उसमें √5 के लिए। तो स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ में लिखते जाएं। चलिए एग्जाम्पल 9 की बात करते हैं अपनी चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। ठीक है, एग्जाम्पल 9 क्या दे रखा, प्रूव दैट √3 इज एन इर्रेशनल नंबर। √3 जो होता है वो इर्रेशनल नंबर होता है, ये अपने को प्रूव करना है। तो अपन सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट √3 इज ए रेशनल नंबर। अपन इसको क्या करेंगे, उसको रेशनल एज्यूम किया आपने, तो रेशनल किया है तो √3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q। क्योंकि रेशनल की अपनी डेफिनेशन होती है, क्या डेफिनेशन होती है, एनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर integers, p and q are integers and q not equals to 0। क्योंकि डिनोमिनेटर में जो है वो q आपका 0 नहीं होना चाहिए, हैं। साथ साथ में आप एक चीज और लिखें, एंड को प्राइम, p एंड q जो है वो को प्राइम भी अपन उनको कंसिडर कर रहे हैं। तो को प्राइम में इसलिए कर रहा हूं कि p एंड q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। आगे जाके अगर वो कॉमन फैक्टर आता है तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट मानेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p को 1 से मल्टीप्लाई किया p, एंड ये हो जाएगा √3 इंटू क्यू। स्क्वायर कीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या मिला देखिए p स्क्वायर, यहाँ पे ये स्क्वायर किया तो p का स्क्वायर p स्क्वायर, √3 का 3 हो गया और q का क्या हो गया, q स्क्वायर हो गया। ये अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इसको देखकर आपको क्या कंक्लूजन निकल रहा है, देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, यानी कि क्या हो रहा है, 3 इज ए, बिकॉज 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p स्क्वायर। p स्क्वायर का एक कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 3 आ रहा है, सो दैट 3 इज ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर, ऑल्सो ए कॉमन फैक्टर ऑफ p। तो देखिए p स्क्वायर में अगर कॉमन फैक्टर 3 है तो p में भी 3 कॉमन फैक्टर होगा। p स्क्वायर कोई एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 के स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर में एक कॉमन फैक्टर कौन आ रहा है, 5 है, तो p स्क्वायर का अगर मैं p कर दूं, यानी कि अंडर रूट ले लिया, तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो आपको 5 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो p का भी कॉमन फैक्टर कौन आया है, 5 आया है, तो ये बात आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। अब क्या करें, देखिए इस बात को, यानी कि 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p, इसको अपन एक नई लाइन में लिखेंगे, यानी कि p जो है उसमें एक कॉमन फैक्टर है p, साथ में कोई ना कोई मल्टीपल में नंबर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये चेंज हुआ, पहले से चेंज होता ना, तो अपन ने भी क्या किया, यहाँ पर q की जगह नया नंबर ले लिया r। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो p का स्क्वायर क्या हो गया, p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये r का स्क्वायर 9 हो गया। क्या किया आपने, स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट देन p स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर। इसको आपने नाम दिया है इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप कीजिए कंपैरिजन फर्स्ट और सेकेंड को, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को आपने कंपेयर किया, तो ये देखिए p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ये p स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है, तो दोनों का राइट साइड भी क्या कर देते हैं, इक्वल। तो यहां से 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, है ना। फिर क्या हो जाएगा, देखिए q स्क्वायर इज इक्वल टू 9r स्क्वायर, डिवाइड में भेज दिया आपने 3 को, तो ये कितना दे रहा है, 3 का टेबल 9 में 3 जा r स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 3r स्क्वायर। अब देखो ये जो बात अपन ने यहाँ लिखी है वो यहाँ रिपीट करनी है। क्या हो जाएगा, देखिए कि q स्क्वायर में मल्टीपल में कौन है, 3, तो आप लिखिए बिकॉज 3 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, so that 3 is also a common factor of q। ये बात सेम टू सेम, q स्क्वायर में अगर कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 कॉमन फैक्टर किसका होगा, q का भी होगा। अब आपको इस वाली बात और इस वाली बात, इन दोनों स्टेटमेंट को आप कंपेयर करना है। तो क्या हो रहा है, 3 किसका कॉमन फैक्टर है, p का, 3 किसका कॉमन फैक्टर है, q का। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 3 is a common factor of p and q both। आप लिख सकते हैं p and q दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, बट p and q are को-प्राइम। हाँ, ये तो दोनों क्या थे, ये देखिए वो तो को-प्राइम थे, तो दोनों का कॉमन फैक्टर 3 कैसे हो सकता है, इसका मतलब दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट। ये तो फैक्ट दोनों में क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, यानी कि या तो को-प्राइम होंगे, और को-प्राइम है तो दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अपन ने जो एज्यूम किया था, सो √3 अपन ने एज्यूम किया था रेशनल, सो √3 इज नॉट ए रेशनल नंबर, √3 is an irrational number।
इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? देखिए स्क्रीनशॉट ले लें और साथ साथ कॉपी में लिखते जाएं। ओके, अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 10 की। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 10 की। देयर का सो दैट 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था। अपन एज्यूम करेंगे लेट 5 माइनस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर। इसको आपने क्या मान लिया? रेशनल नंबर एज्यूम किया है। तो रेशनल नंबर है तो आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। अगर कोई भी नंबर रेशनल होता है तो उसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो अपनी हो गई रेशनल की डेफिनेशन से। पी एंड क्यू इंटीजर्स होंगे और क्यू नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 0 नहीं होगा। अब यहां से क्या कीजिएगा, ये जो नंबर है वो किसकी वजह से इरेशनल हुआ है? वो है अपना रूट 3। तो क्या करें, इस नंबर को सेपरेट कीजिए। हमेशा इरेशनल को सेपरेट करना है। तो माइनस रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। 5 प्लस का आपने ट्रांसफर किया, माइनस हो गया। और यहां से देखिए रूट 3 इज इक्वल टू ये पी अपॉन क्यू माइनस 5। ये -1 जो था आपने ट्रांसफर कर दिया इधर, तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो माइनस अंदर गया है तो माइनस माइनस प्लस, 5 पॉजिटिव हो गया एंड पी अपॉन क्यू कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। देन रूट 3 इज इक्वल टू एलसीएम क्या होना है? क्यू है, 5 इंटू क्यू 5q माइनस ये रह जाएगा p, है ना। अब यहां पे देखिए बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, ये तो आपने स्टार्टिंग में किया है ना, p एंड q क्या है? इंटीजर्स। देन यहां पर जो टर्म आया है ये चेक कीजिए क्या है? 5q माइनस p अपॉन q। ये जो टर्म आया है वो क्या होगा? विल बी ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर चेक कीजिए। पी एंड क्यू इंटीजर जब होंगे तो इंटीजर का आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस कीजिए, प्लस कीजिए, ये नंबर क्या होने वाला है? रेशनल नंबर होने वाला है। बट अगर ये रेशनल है तो इस साइड क्या है? देखिए आप, रूट 3 इरेशनल है। बट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। तो एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये रेशनल है, एक तरफ ये क्या हो रहा है? इरेशनल हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये जो फैक्ट हो रहा है वो क्या है? कॉन्ट्राडिक्ट है। इट मीन्स क्या हो गया? 5 माइनस रूट 3 इज एन इरेशनल, यानी कि आपने जो उसको रेशनल माना था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। क्लियर है? अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल 11 की। अब बात करते हैं अपन एग्जांपल 11। क्या दे रखा है? शो दैट 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो एज्यूम करते हैं अपन इसको, लेट 3 रूट 2 इज ए रेशनल। अपन इसको उल्टा एज्यूम करते हैं। इरेशनल अपने को प्रूव करना है तो अपन इसको रेशनल नंबर प्रूव एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर ये नंबर रेशनल है तो 3 रूट 2 को अपन क्या लिखेंगे? p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अपनी डेफिनेशन किसकी है? रेशनल नंबर की डेफिनेशन है। अब यहां से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, या यूं कहें अपने को ये जो नंबर था ये रूट 2 की वजह से इरेशनल हुआ, तो इस रूट 2 को सेपरेट करो। तो रूट 2 इज इक्वल टू पी, ये 3 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में p अपॉन 3q। यहां तक ठीक है। अब आप देखिए बिकॉज p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q क्या है? इंटीजर्स है। तो ये जो है ना इधर वाला राइट साइड क्या जाएगा? p अपॉन 3q विल बी रेशनल नंबर।
ये क्या हो जाएगा, रेशनल होगा, क्योंकि पी एंड क्यू इंटीजर है, तो आप इंटीजर को आप डिवाइड कीजिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई भी नंबर आएगा, और ये क्यू जीरो भी नहीं है, तो ये जो नंबर बनने वाला है ये क्या बनेगा, रेशनल होगा। बट इधर क्या दे रहा है, √2, यानी कि इरेशनल नंबर, ये अपन ने प्रूव कर चुका है, पहले भी प्रूव किया हुआ है। इसका मतलब इधर आप इरेशनल बोल रहे हो, इधर इरेशनल बोल रहे हो, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट। ये फैक्ट कैसा है, कॉन्ट्राडिक्ट है, क्योंकि इधर आप रेशनल बता रहे हो, इधर इरेशनल बता रहे हो, ये दोनों एक साथ इक्वल नहीं हो सकते। सो यानी कि आपने 3√2 को इरेशनल रेशनल जो माना है वो रेशनल नहीं है, वो क्या हो जाएगा, 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। यानी कि अपन ने रेशनल माना और ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आता, तब तो वो रेशनल ही हो जाता, लेकिन अपन ने रेशनल मानने की वजह से ये कॉन्ट्राडिक्ट आ रहा है कि ये रेशनल और ये इरेशनल, और ये कभी एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट है, तो अपन कहेंगे ये रेशनल नहीं होकर के 3√2 कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ चैप्टर फर्स्ट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।